नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे और यहाँ से जेपीएससी पीटी के सेकंड पेपर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एक प्रश्न होगा और वो होगा 2 मार्क्स का। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में और आज हम जानेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा जेपीएससी के पीटी एग्जाम में। ये जो नागवंशी शासन व्यवस्था है वो छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की शासन व्यवस्था है और प्रथम शताब्दी में ये जो है मुंडाओं की जो राज व्यवस्था थी उससे ही नागवंशियों को हस्तांतरित की गई थी और यहाँ से शुरू होता है नागवंशियों का शासन। फिर जो प्रथम राजा थे उसके वे थे फणिमुकुट राय। इनको आदि पुरुष भी कहा जाता है और इनकी जो राजधानी थी वो थी सुतियांबे। यहाँ पे हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि फणिमुकुट राय कौन थे। तो जो अंतिम मुंडा शासक थे मदरा मुंडा, ये उनके दत्तक पुत्र थे फणिमुकुट राय। और ये जो शासन है नागवंशी शासन व्यवस्था पहले मुंडा शासन व्यवस्था थी और मदरा मुंडा के द्वारा ही इनको दी जाती, यानी इन्हें हस्तांतरित की जाती, इन्हें शासक बनाया जाता है और यहाँ से शुरू होता है नागवंशी शासन व्यवस्था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो प्रथम शासक कौन है नागवंशी शासक के, तो ये है फणिमुकुट राय। फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये फणिमुकुट राय को कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फणिमुकुट राय की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो ये थी सुतियांबे। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। फिर ये जो नागवंशी शासक थे उन्होंने पढ़ा पंचायत व्यवस्था का ही विस्तार किया, यानी इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं लाया था, बल्कि जो व्यवस्था चली आ रही थी शुरू से पढ़ा पंचायत व्यवस्था उसी को इन्होंने विस्तारित किया था। मुंडा शासन व्यवस्था जो है उसी को इन्होंने विस्तारित किया था। बहुत कम ही थोड़ा मोड़ा ही बदलाव इनमें इन्होंने किया होगा। फिर क्या था कि जो पूर्व की तरह ही इनकी जो कर व्यवस्था थी वो पूर्व की तरह ही थी, भू व्यवस्था भी पहले की तरह ही चली आ रही थी और जो शासन व्यवस्था थी उसी तरह से चलती आ रही थी। फिर क्या था कि प्रथम शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ये जो शासन व्यवस्था नागवंशी शासन व्यवस्था ये शुरू से जैसे चलती आ रही थी वैसे ही चल रही थी और जब प्रथम शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन जो है वो नहीं किया गया था। सबसे पहला प्रभावकारी हस्तक्षेप जो हुआ नागवंशी शासन व्यवस्था में वो किसके द्वारा हुआ था, तो वो हुआ था मुगलों के द्वारा। मुगलों के द्वारा हुआ था कब, तो 1585 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप किसके द्वारा हुआ था, तो मुगलों के द्वारा हुआ था और कब हुआ था, तो 1585 ईस्वी में। फिर है कि मुगल सेना अब राजाओं से नजराना या अनियमित कर लेने लगी। जब इनका हस्तक्षेप हो गया मुगलों का, तो मुगल सेना क्या करने लगी कि यहाँ के राजाओं से नजराना लेने लगी, जिसे कि अनियमित कर भी कहा जाता है, क्योंकि ये नियमित नहीं था, ये नजराना था। यानी कि जब ये मांग करते थे या कभी शासक आते थे इनके बीच में तब उनको राजाओं की ओर से दिया जाता था। यानी किसी तरह की पाबंदी नहीं थी और ना ही ये नियमित था कि 1 साल में देना है, 1 महीने में देना है। तो इस तरह से ये अनियमित कर था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे एक नियमित स्वरूप धारण कर ले। ये जो नजराना था ये धीरे धीरे चलते चलते क्या हुआ कि इसने एक नियमित स्वरूप धारण कर लिया और जब इसका नियमित स्वरूप जो नियमित हो गया तब इसे मालगुजारी कहा जाने लगा। जब इसने नियमित रूप धारण कर लिया तो इसे मालगुजारी कहा जाने लगा। यानी पहले ये नजराना था, जब अनियमित था और जब नियमित हो गया तो ये मालगुजारी के रूप में जाना जाने लगा। फिर क्या था कि संपूर्ण राज्य की मालगुजारी देना नागवंशी राजाओं के लिए कठिन होने लगा। अब क्या है कि जो संपूर्ण राज्य की जो मालगुजारी है वो राजाओं को ही देना पड़ता था। क्योंकि ये जो वहाँ जो नागवंशी कालीन शासन व्यवस्था जो थी उसमें किसी भी आम रैयतों से किसी भी तरह की मालगुजारी लेने की प्रथा नहीं थी। क्या था कि जो नागवंशी राजाओं को ये बहुत कठिन होने लगा था संपूर्ण राज्य का जो मालगुजारी है उसे चुकाना,
क्योंकि जो नागवंशी कालीन शासन व्यवस्था थी उसमें आम रैयतों से मालगुजारी लेने की प्रथा नहीं थी, इसकी वजह से। फिर इसी का एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे मालगुजारी नहीं देने पर क्या दंड दिया जाता था। तो 1616 ईस्वी में कर न देने के कारण छोटा नागपुर खास के जो महाराज थे दुर्जन साल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक जहांगीर के द्वारा रखा गया था। क्या किया गया था कि जब मालगुजारी जब शासक नहीं दे पाते थे तो उन्हें दंडित किया जाता था, उन्हें कैद कर लिया जाता था, उनसे उनका राजपाट जो है वो छीन लिया जाता था। तो इस तरह में क्या हुआ कि 1616 ईस्वी में कर न देने के कारण जो छोटा नागपुर खास के महाराज थे उस समय दुर्जन साल, उनको कैद कर लिया गया, उनको बंदी बना लिया गया और ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक जहांगीर के द्वारा रखा गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, दुर्जन साल को कब कैद किया गया था? 1616 में। कहाँ रखा गया था? तो ग्वालियर के किले में। कितने वर्षों तक? तो 12 वर्षों तक। और किसके शासनकाल में? मुगल शासक कौन थे? तो ये थे जहांगीर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है यहाँ पे, इससे बहुत ही क्वेश्चन जो है वो बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आगे है कि 6000 रुपए सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन साल को कैद मुक्त किया गया। अब क्या है, जब इनको 12 वर्षों तक जेल में रखा गया तो फिर इन्हें कैद मुक्त कब किया गया? जब इन्होंने 6000 रुपया सालाना कर देने की सहमति दी तब इन्हें कैद से रिहा किया गया। अब इस तरह से क्या हुआ कि जो लगातार बढ़ते कर या मालगुजारी के बोझ के कारण नागवंशी शासक राजाओं ने अपनी प्राचीन व्यवस्था को बदलकर लोगों से कर वसूलना प्रारंभ किया। अब क्या है, चूंकि राजाओं को नियमित कर देने की बात हो रही थी, यानी कि जब मुगल शासक जब कर चाहते थे इनसे लेते थे, उन्हें किसी भी तरह का मालगुजारी चाहिए था तो ये शासकों से ही वसूल करते थे। इस तरह से क्या होने लगा कि नागवंशी राजाओं के ऊपर जो है वो बोझ जो है कर का बोझ जो है वो बढ़ता चला गया। और इसकी वजह से जो नागवंशी शासक थे उन्होंने अपनी प्राचीन व्यवस्था, जो कर न लेने की जो प्रथा थी या जो व्यवस्था चल रही थी, उससे उनको बदलना पड़ा और लोगों से कर वसूल करना उन्हें प्रारंभ करना पड़ा। फिर क्या था कि पढ़ा का जो प्रमुख था मानकी, पढ़ा का प्रमुख मानकी को बनाया गया तथा अब उन्हें भूइहर कहा जाने लगा। अब यहाँ पे आता है कि पढ़ा का प्रमुख कौन था? तो मानकी को बनाया गया। पहले पढ़ा का प्रमुख कौन था? तो पढ़ा राजा। हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा था कि पढ़ा का जो प्रमुख होता है उसे पढ़ा राजा कहा जाता है, लेकिन यहाँ अब जो है वो व्यवस्था चेंज करनी पड़ी और पढ़ा का जो प्रमुख है उसे मानकी को बनाया गया तथा अब उन्हें क्या नाम दिया गया? तो उन्हें भूइहर कहा जाने लगा। यानी कि जैसे ही कर लेने की प्रथा शुरू हुई तो यहाँ पे जो पद थे वो भी बदलने लगे। पढ़ा का प्रमुख मानकी को बनाया गया और उसको अब भूइहर कहा जाने लगा। भूइहर का काम क्या था? तो कर को वसूलना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको मुंडा के शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा रिवीजन के लिए बताया है ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि पढ़ा का प्रमुख मानकी कैसे हो गया। पढ़ा का प्रमुख तो पढ़ा राजा होना चाहिए, तो इसे मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ कि मुंडा शासन व्यवस्था में हम लोगों ने पढ़ा था कि कई गांवों को मिलाकर, और एक चीज मैं बताना मुंडा शासन में भूल गई थी कि गांवों को मुंडा लोग हातू भी कहा करते थे। तो कई गांव या हातू को, जो हातू थे जो गांव थे उनका जो प्रमुख होता था उसे मुंडा कहा जाता था। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि गांव के प्रमुख को मुंडा कहा जाता था और कई गांव या हातुओं को मिलाकर एक पट्टी बनाई जाती थी और ये जो पट्टी का प्रमुख था उसे मानकी कहा जाता था। फिर कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा का निर्माण किया जाता था और जो पढ़ा का जो प्रमुख होता था उसे पढ़ा राजा कहा जाता था। लेकिन ये जो प्राचीन शासन व्यवस्था थी इसमें बदलाव करना पड़ा था। किस वजह से? तो कर वसूलने के लिए। और यहाँ अब क्या किया गया, जो पट्टी शासन व्यवस्था थी, जो एक व्यवस्था की गई थी पट्टी, उसे इस व्यवस्था से हटा दिया गया और इसके जो प्रमुख थे मानकी, उसे पढ़ा का प्रमुख बना दिया गया और पढ़ा राजा का पद जो है वो खत्म करके उसे मानकी को सौंप दिया गया, पढ़ा को, और मानकी का नामकरण कर दिया गया भूइहर। तो ये चीज ही मुझे समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे यहाँ पे बीच में डाला है। तो शायद मुझे उम्मीद है कि शायद आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि जो भूइहरों को क्या किया गया, इनका जो नामकरण किया गया भूइहर, और इनको क्या काम दिया गया था? तो इनको माल गुजारी वसूल करने का
काम दिया गया था। भूमिहरों को मालगुजारी वसूल करने का आदेश जो है दिया गया था या कार्य सौंपा गया था। बाद में क्या हुआ कि बाद में राजाओं के द्वारा कर वसूली के लिए जागीरदार रखे गए। जो बाद में राजाओं ने क्या किया कि अब भूमिहर के जगह वे क्या करने लगे, कर वसूलने के लिए जागीरदार रखने लगे। लेकिन जागीरदार रखने के बावजूद भी कर जो है वो नियमित नहीं हो पाया, यानी कि नियमित कर उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया। तब फिर क्या होता है कि यह तभी दिया जाता था जब मुगल बादशाह मांग करते थे, यानी कर जो है वो नियमित नहीं था। जब मुगल बादशाह आते थे और जब वे मांग करते थे तो ही उन्हें कर जो है वो दिया जाता था अनियमित रूप से। और इस अनियमित कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश कहा जाता था। इस अनियमित कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश कहा जाता था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं कि नजराना क्या था या पेशकश क्या थी। तो ये थी अनियमित कर। फिर 1765 ईस्वी में दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों का आगमन पर, जब 1765 में अंग्रेजों को दीवानी मिली तो अंग्रेजों का आगमन हुआ झारखंड में, और उनके आने के बाद भी कोई निश्चित कर व्यवस्था जो है वो नहीं हुई। इस वजह से क्या किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि निश्चित कर वसूलने के लिए छोटा नागपुर क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा गया। अब अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, नियमित कर वसूलने के लिए जब उन्हें दीवानी प्राप्त हुई और उनका आगमन बंगाल में हुआ और उससे झारखंड में जब उनका पदार्पण हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि निश्चित कोई कर व्यवस्था उस समय नहीं थी, तो उन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रख दिया नियमित कर वसूलने के लिए। लेकिन 1773 ईस्वी तक कोई नियमित कर जो है वो अंग्रेजों को नहीं मिल पाया। फिर क्या किया गया कि अब छोटा नागपुर खास के लिए S.G. व्हिटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया। अब क्या किया गया, नियमित कर के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि छोटा नागपुर खास के लिए S.G. व्हिटली नामक व्यक्ति को, एक अंग्रेज अधिकारी को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसे छोटा नागपुर खास के प्रथम सिविल कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये थे S.G. व्हिटली, प्रथम सिविल कलेक्टर। तो ये आप नाम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या था कि इनको नियुक्त तो कर दिया गया, लेकिन जो नियमित कर है उसके संग्रहण में कोई सफलता इन्हें हासिल नहीं हुई। कोई भी सफलता हासिल जब व्हिटली को नहीं हुई तो फिर अंग्रेजों ने दूसरा उपाय सोचा और 1793 ईस्वी में नियमित कर वसूलने के लिए स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई। अब क्या किया गया, नियमित कर वसूलने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक और नियम कानून लाया गया, वो था स्थायी बंदोबस्त। कब लाया गया, तो 1793 ईस्वी में से लाया गया। और ये जो व्यवस्था है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की गई थी। अब हम आगे देखते हैं। राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया गया। अब क्या था कि जो राजा महाराजा थे वे ही जमींदार बन गए और जागीरदारी प्रथा जो है वो बदल गई। अब जमींदारी प्रथा का रूप ले लिया। जो जागीरदारी प्रथा राजाओं के द्वारा शुरू की गई थी उसमें बदलाव हो जाता है और वो अब जमींदारी प्रथा में बदल जाता है। यह जो बदलाव हुआ यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इस व्यवस्था से प्राचीन से चली आ रही मुंडाओं एवं नागवंशियों की जो राज व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। अब ये जो स्थायी बंदोबस्त आया, नियमित कर वसूलने का जो सिस्टम आया, इससे क्या हुआ, जो प्राचीन काल से जो व्यवस्था चली आ रही थी मुंडाओं और नागवंशियों की राज व्यवस्था, वो बिल्कुल समाप्त हो गई। और इस तरह से संपूर्ण देश के साथ छोटा नागपुर भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो इस तरह से अंग्रेज के अधीन आ गया छोटा नागपुर। संपूर्ण देश तो आया ही, इसके साथ साथ जो ये है छोटा नागपुर वो भी अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो ये था हमारा आज का नागवंशी शासन व्यवस्था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।